गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग में व्यवसाय अध्ययन का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पाठ पहला पढ़ा था, जिसके कुछ टॉपिक हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। जो खंड फर्स्ट में हमने व्यापार और वाणिज्य का इतिहास, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली, मध्यस्थों का उदय, परिवहन और प्रमुख व्यापारिक केंद्रों का हमने अध्ययन किया था। आज हम खंड 2 में व्यवसाय की प्रकृति और अवधारणा का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। खंड 2 व्यवसाय की प्रकृति और अवधारणा। व्यवसाय की अवधारणा। व्यवसाय शब्द की व्युत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है। अतः व्यवसाय का अर्थ व्यस्त रहना है। तथापि विशेष संदर्भ में व्यवसाय का अर्थ ऐसे किसी भी धंधे से है जिसमें लाभार्जन हेतु व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नियमित रूप से संलग्न रहते हैं। वे क्रियाएं अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय या विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो सकती है। तो व्यवसाय को इसने सीधा सीधा ऐसे बताया है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य में व्यस्त रहता है तो वो वह व्यवसाय है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें उसका लाभार्जन भी होना चाहिए, उसको कोई प्रतिफल भी प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो व्यस्त तो है लेकिन उसे उसकी एवज में कोई लाभ का अर्जन नहीं हो रहा है, कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो व्यवसाय नहीं है। और व्यवसाय के अंतर्गत इसमें कई क्रियाएं हैं, जिसमें उत्पादन है, क्रय विक्रय है और वस्तुओं का विनिमय है, आदि क्रियाएं इसमें होती है। प्रत्येक समाज में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अनेकों प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ये क्रियाएं विस्तृत रूप से दो समूह में वर्गीकृत की जा सकती है, यानी दो रूप में हम इनको बांट सकते हैं, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन यापन के लिए धन कमाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अपना परिवार के पोषण के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, धन कमाने के लिए जो क्रियाएं करता है, वे क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। इसके विपरीत अनार्थिक क्रियाएं प्रेमवश, सहानुभूति के लिए या भावुकतावश या देशभक्ति के लिए की जा सकती है। हम जानते हैं कि एक श्रमिक है, वो फैक्ट्री में काम करता है। एक डॉक्टर है, वो अपना जो क्लिनिक अपने बना रखा है उसमें मरीजों को देखता है। एक प्रबंधक है, वह अपने कार्यालय में काम करता है। इसी प्रकार एक शिक्षक है, वह अपने विद्यालय में अध्यापन का कार्य करता है। ये सारे के सारे कार्य सभी व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन के लिए करते हैं, अपने परिवार के पोषण के लिए करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। अतः ये सारी की सारी क्रियाएं क्या है? आर्थिक क्रिया है। दूसरी क्रिया जो हमने पढ़ी थी अनार्थिक क्रिया, जिसमें अर्थ का अर्जन नहीं होता, यानी उसमें आपको पैसा नहीं मिलता है। वो केवल भावुकतावश हो सकती है, प्रेमवश हो सकती है, किसी के साथ संबंधों के कारण हो सकती है, सहानुभूति के कारण हो सकती है। तो ऐसी क्रियाएं हैं अनार्थिक क्रिया। जिसका उदाहरण अगर हम देखें तो हमारे घर में माता जी खाना बनाती है, तो वो परिवार के लिए भोजन बनाती है और परिवार का पोषण करती है। इसी प्रकार कई बार हम देखते हैं कि सड़क पर कोई बूढ़ा व्यक्ति चल रहा है और हम उसको रास्ता पार करवा देते हैं। और भी बहुत सारी क्रिया है। कहीं कोई सामाजिक कार्य हो रहा है,
मोहल्ले में मंदिर बना हुआ है और उसकी सफाई की व्यवस्था हमने की, हम सब मिलकर के उसकी सफाई कर रहे हैं, उसको साफ सुथरा कर रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं प्रेम पूर्वक या भावुकतावश होकर के हम कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का अर्थ अर्जन हमने नहीं किया है, अतः ये क्रियाएं आर्थिक क्रिया नहीं होकर के अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। अभी हमने दो प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन किया, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाओं को भी आगे 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे व्यवसाय, धंधा या रोजगार। अतः व्यवसाय को एक आर्थिक के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय तथा सेवाओं को प्रदान करना सम्मिलित है। उपरोक्त क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य समाज में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करके धन कमाना है। जब व्यवसाय मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा तो स्वतः ही वह धन कमाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषताएं। समाज में व्यावसायिक क्रियाएं अन्य क्रियाओं से किस प्रकार भिन्न हैं, यह समझने के लिए व्यवसाय की प्रकृति अथवा इसके आधारभूत लक्षणों को इसकी अद्वितीय विशेषताओं के संदर्भ में स्पष्ट करना चाहिए, जो कि निम्नलिखित है। तो सबसे पहली विशेषता है, यह एक आर्थिक क्रिया है। हमने पीछे भी पढ़ा, मैंने पीछे भी बताया कि व्यवसाय के अंदर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसके रूप में हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। तो व्यवसाय वही है जिसमें अर्थ की प्राप्ति हो, प्रतिफल प्राप्त हो। तो व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया समझा जाता है क्योंकि यह लाभ कमाने के उद्देश्य से या जीवन यापन के लिए किया जाता है, न कि प्रेम के कारण अथवा मोह, सहानुभूति या किसी अन्य भावुकता के कारण। दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। वस्तुओं को उपभोक्ता के उपभोग के लिए सुलभ कराने से पूर्व व्यावसायिक इकाइयों द्वारा या तो इनका उत्पादन किया जाता है या फिर इनका क्रय किया जाता है। अतः प्रत्येक व्यावसायिक इकाई जिन वस्तुओं में व्यापार करती है उनका या तो स्वयं उत्पादन करती है या आपूर्ति करने के लिए उत्पादकों से प्राप्त करती है। वस्तुएं या तो उपभोक्ता वस्तुएं हो सकती है जो प्रतिदिन के काम आती है, जैसे चीनी है, चाय है, सब्जी है, तेल है, पेन है, नोटबुक है, या पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है आदि। सेवाओं में यातायात, बैंक तथा विद्युत की आपूर्ति आदि को भी सम्मिलित किया जा सकता है, जो उपभोक्ताओं की सुविधाओं के रूप में सुलभ कराई जाती है। तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और अगर उत्पादन नहीं किया जा रहा है तो उनको कहीं से प्राप्त करके उनको मार्केट में बेचा जाएगा। तीसरा है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या विनिमय। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में मूल्य के बदले वस्तु और सेवाओं का हस्तांतरण व विनिमय सम्मिलित है। व्यवसाय में यही है कि कोई ग्राहक आपको मूल्य देगा और आप उस ग्राहक को मूल्य के बदले में सेवा देंगे, और वो सेवा किसी वस्तु के रूप में हो सकती है, किसी कार्य के रूप में हो सकती है। यदि वस्तुओं का उत्पादन उत्पादक द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है तो ऐसी क्रिया व्यवसायिक क्रिया नहीं कहलाती है। घर परिवार में सदस्यों के लिए भोजन पकाना व्यवसाय नहीं है, लेकिन किसी होटल में अन्य व्यक्तियों को बेचने के लिए जो भोजन पकाया जाता है वो व्यवसाय है। मान लो हमारा घर है और हमारी इच्छा हो गई कि आज तो हमें कोई मिठाई बना करके खानी है। हमने मिठाई बनाई और बना के उसको परिवार सहित प्रेम पूर्वक हमने खा लिया, तो ये व्यवसाय नहीं है। जबकि वही काम हम क्या कर रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं और उसको लोगों को बेच रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं पैसे के बदले में, तो वो व्यवसाय है। इस प्रकार व्यवसाय की यह एक आवश्यक विशेषता है कि वस्तुओं
या सेवाओं का क्रय विक्रय या विनिमय होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है नियमित रूप से वस्तु और सेवाओं का विनिमय। तो व्यवसाय की एक विशेषता यह है कि इसमें नियमित रूप से वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है। एक बार का क्रय या विक्रय साधारणतः व्यवसाय नहीं कहलाता है। अब हम देखें तो हमारे घरों में कई बार कबाड़ पड़ा होता है, कचरा पड़ा होता है, जिसे हम क्या करते हैं, बेच देते हैं और उसके बदले में हमें कुछ मूल्य की प्राप्ति होती है। तो ये व्यवसाय नहीं है, क्योंकि वो कार्य हम साल में एक बार या दो बार ही करते हैं, जबकि व्यवसाय में नियमितता होनी जरूरी है। इसी के उल्टे कबाड़ी को हम लें तो जिसका काम ही यही है कि वो कबाड़ को खरीदता है, बेचता है, पहले खुद खरीदता है, फिर उसको आगे बेच देता है, उसमें वह लाभ कमाता है, तो उसके लिए वो क्या है, व्यवसाय। इसमें उदाहरण दे रखा है हमें कि यदि कोई व्यक्ति अपना घरेलू रेडियो चाहे लाभ पर ही बेचे, मगर ये व्यवसाय क्रिया नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि वह अपनी दुकान या घर से नियमित रूप से रेडियो बेचता है, यानी मान लो उसका काम ही रेडियो बेचने का है, तो यह उसके लिए एक व्यवसायिक क्रिया कहलाएगी। अगला पॉइंट है लाभ अर्जन। प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया लाभ के रूप में आय अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। मैंने पहले ही बताया कि व्यवसाय में लाभ अर्जन होना आवश्यक है, तभी वह व्यवसायिक क्रिया कहलाती है। अगर उसमें प्रतिफल की प्राप्ति नहीं है तो वो व्यवसाय नहीं है। बिना लाभ कमाए कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक कार्यरत नहीं रह सकता। इसलिए व्यवसायकर्ता विक्रय की मात्रा बढ़ाकर या लागत कम करके अधिकतम लाभ कमाने का हर संभव प्रयास करता है। वो क्या करेगा, वो अपना विक्रय बढ़ाएगा। और विक्रय कब बढ़ेगा, जब वह अपनी वस्तु की लागत को कम करेगा। लागत कम करेगा तो मार्केट में हम उसे कम पैसे में उपलब्ध करवा पाएंगे, और कम पैसे में उपलब्ध करवा पाएंगे जिसकी वजह से मार्केट में वो अधिक विक्रय होगी, अधिक मांग बढ़ेगी, अधिक मांग बढ़ने से अधिकतम लाभ हम कमा सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है प्रतिफल की अनिश्चितता। प्रतिफल की अनिश्चितता से तात्पर्य व्यवसायिक क्रियाओं के संचालन से एक निश्चित समय में होने वाले लाभ की अस्थिरता से है। प्रत्येक व्यवसाय में परिचालन हेतु कुछ धन जो पूंजी के रूप में लगा होता है, यह आवश्यकता होती है। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर लाभ पाने की आशा तो होती ही है, लेकिन यह निश्चित नहीं होता कि लाभ कितना होगा, बल्कि सतत प्रयासों के बावजूद भी हानि होने की आशंका सदैव बनी रहती है। व्यवसायी अपनी पूंजी अपने व्यवसाय में लगाता है, सभी सोचते हैं कि जो पूंजी मैंने लगाई है उस पर निरंतर मुझे लाभ की प्राप्ति हो, परंतु कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि लाभ होने की बजाय उसे उस पर हानि भी हो सकती है। अगला पॉइंट हमारा है जोखिम के तत्व। जोखिम एक अनिश्चितता है जो व्यावसायिक हानि की ओर इंगित करती है, जिनका कारण कुछ प्रतिकूल अथवा अवांछित घटक होते हैं। जोखिमों का संबंध कुछ व्यावसायिक घटनाओं से है, जैसे उपभोक्ताओं की पसंद या फैशन में परिवर्तन। कई बार क्या होता है, मार्केट में अलग अलग प्रकार की चीजें आती है और उनमें परिवर्तन होने लग जाता है, मांग में परिवर्तन होने लग जाता है। वो कब होगा, जब उपभोक्ता की रुचि बदल जाती है, उपभोक्ता एक वस्तु से उब जाता है और वो दूसरी वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो ऐसे समय में कोई वस्तु जब ओल्ड फैशन हो जाती है तो उसमें व्यवसायी को जोखिम उठाना पड़ सकता है। उत्पादन विधियों में परिवर्तन, कार्यस्थल पर हड़ताल हो जाए या तालेबंदी हो जाए, बाजार में कोई दूसरा प्रतिस्पर्धी तैयार हो जाए वैसी की वैसी वस्तु कम लागत में बेचने के लिए, आपके व्यवसाय क्षेत्र में आग लग जाए, चोरी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, आगजनी हो जाए, कोई भी व्यवसाय जोखिमों से अछूता नहीं रहता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे व्यवसाय में कोई भी जोखिम नहीं है। सभी प्रकार के व्यवसाय में कोई न कोई जोखिम की संभावना
हमेशा बनी रहती है। आगे हम व्यवसाय, पैसा तथा रोजगार है, इसकी तुलना करेंगे। तो ये पॉइंट हमारे पास है कि व्यवसाय, पैसा तथा रोजगार में तुलना। इसके लिए हम ये सारणी का अध्ययन करेंगे और इस सारणी के माध्यम से हम इनमें तुलना करेंगे। तो हमने इसको 3 सारणी जो हमारी है वो 5 भागों में है। क्रम संख्या है, आधार है, व्यवसाय, पैसा और रोजगार। 3 चीजों में हमें अंतर बताना है, तो तीनों को हमने ऊपर लिख लिया है। पहला पॉइंट हमारा है स्थापना की विधि। तो व्यवसाय की स्थापना उद्यमी के निर्णय के द्वारा होती है या अन्य कोई कानूनी औपचारिकताएं हैं, यदि आवश्यक है तो उनको पूरा करने के पश्चात व्यवसाय की स्थापना की जा सकती है। पैसा है तो किसी व्यवसायिक संस्था की सदस्यता तथा व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करके पैसा स्थापित किया जा सकता है। जैसे वकालत वकील के द्वारा की जाती है, तो वो उस क्षेत्र में उसने कोई योग्यता प्राप्त की है तो वो वकालत कर सकता है। ऐसे ही कोई डॉक्टर है, उसने डॉक्टरी के क्षेत्र में योग्यता प्राप्त की है तो वो डॉक्टरी कर सकता है। रोजगार, नियुक्ति पत्र तथा सेवा समझौता। कोई कर्मचारी है, किसी संस्था में काम करता है तो उसे वहां नियुक्ति पत्र भरना पड़ता है। तो जैसे ही उसने नियुक्ति पत्र भरा और उसे वहां पर काम मिल गया तो वो उसे उसके लिए रोजगार कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कार्य की प्रकृति। तो व्यवसाय में जनता की वस्तुओं तथा सेवाओं की सुलभता करवाई जाती है। व्यवसाय जनता को, लोगों को वस्तुओं को और सेवाओं को सुलभ करवाता है। वह उनकी आवश्यकता, उनकी रुचियों को ध्यान में रखता है और उसी के अनुरूप उन्हें वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। पैसा में व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की जाती है। डॉक्टर चिकित्सीय सेवाएं देता है और वकील है वो कानून से संबंधित सेवाएं देता है। रोजगार में इसकी प्रकृति है सेवा समझौता। यह सेवा के नियमों के अनुसार कार्य करना। जब नियुक्ति पत्र भरवाया जाता है तो उसमें कहा जाता है आपको ये कार्य करना है, इतने घंटे कार्य करना है, इस कार्य की एवज में आपको ये वेतन मिलेगा। तो जो समझौता हुआ है उसके अनुरूप कार्य किया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा योग्यता। व्यवसाय के लिए किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कि जो अनपढ़ लोग भी हैं उनका व्यवसाय भी बहुत बढ़ा हुआ है। तो इसमें किसी भी प्रकार की शिक्षण योग्यता या योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अनुभव इसमें कार्य करता है। पैसा में विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा विशेष योग्यता अति आवश्यक है। अब डॉक्टर है तो उसको अपना जो पैसा है उसमें उसे निपुणता आवश्यकता है। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं कर सकता। डॉक्टर उसको सहजता से कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने उस क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त की है। इसी प्रकार रोजगार में नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण आवश्यक है। नियोक्ता ने जो योग्यता निर्धारित कर रखी है, मान लो नियोक्ता को किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है तो उसने ये योग्यता निर्धारित कर दी कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर हम रखने वाले हैं उसे कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, उसे के पास निम्न प्रकार की कंप्यूटर की डिग्री होनी आवश्यक है। तो ये नियोक्ता निर्धारित करेगा। चौथा पॉइंट है प्रतिफल। प्रतिफल में व्यवसाय में अर्जित लाभ है वो प्रतिफल कहलाता है। और पैसे के रूप में, पैसे में जब डॉक्टर या वकील है वो अपनी फीस लेते हैं और रोजगार प्राप्त करने वाले के लिए वो वेतन या मजदूरी कहलाता है। पांचवा पॉइंट है पूंजी या निवेश। व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुसार पूंजी निवेश आवश्यक है। मान लो व्यवसाय बड़ा है तो अधिक पूंजी का निवेश करना पड़ेगा और व्यवसाय छोटा है तो हमें कम पूंजी में ही हमारा व्यवसाय चलेगा। पैसे में
स्थापना के लिए सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है, ज्यादा पूंजी की आवश्यकता इसमें नहीं। जबकि रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए पूंजी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो किसी के अधीन रह करके कार्य करने वाला है, तो उसकी खुद की पूंजी वहां पर नहीं लगती। छठा पॉइंट है जोखिम। व्यवसाय में लाभ अनिश्चित है। अनिश्चित लाभ, कई बार बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है, कई बार लाभ कम भी हो सकता है, तथा अनियमित जोखिम सदैव उसमें रहते हैं। जोखिम व्यवसाय, उसमें सभी प्रकार के जोखिम जो हमने ऊपर पढ़े कि हड़ताल हो गई है, या वहां पर कोई आपदा आ गई है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, आग लग गया, सामान चोरी हो गया, या मांग का परिवर्तन हो गया, या कोई प्रतिस्पर्धी तैयार हो गया है, तो जोखिम हमेशा व्यवसाय में बने रहते हैं। पैसा है तो उसमें फीस नियमित एवं निश्चित है, और कुछ जोखिम भी है। कई बार इसमें जोखिम है, राय हमने गलत दे दी, उसके नुकसान भी हमें हो सकता है। और रोजगार में निश्चित एवं नियमित वेतन है। आपको जो वेतन निश्चित किया गया है वो वेतन आपको नियमित मिलेगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई जोखिम नहीं है। व्यवसाय में कोई जोखिम हो रहा तो उसका आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका जो वेतन तय किया गया है वो आपको निश्चित समय पर मिल जाएगा। सातवां पॉइंट हमारा है हित हस्तांतरण। तो व्यवसाय में कुछ औपचारिकताओं के साथ हित हस्तांतरण संभव है। कुछ औपचारिकताएं हैं, कोई लेटर साइन करना है, कोई आपका जो मेमो है, या आपके कोई जो नियम है उनको साइन करवा करके आप अपना हित हस्तांतरण कर सकते हैं। जबकि पैसे में ये संभव नहीं है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि चलो मैं मेरी तरफ से आपको ये कहता हूँ कि आप मेरा प्रमाण पत्र ले लीजिए और आज से आप ये काम शुरू कर दीजिए, तो ऐसा संभव नहीं है। जब उसको उस क्षेत्र में किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा ही रोजगार में है, ये सब संभव नहीं है। आठवां पॉइंट है आचार संहिता। व्यवसाय में कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं है, जबकि पैसे में आचार संहिता का पालन आवश्यक है। और रोजगार में व्यवहार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। इस प्रकार से हमने व्यवसाय, पैसा तथा रोजगार में अंतर का अध्ययन किया। अब हम व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण करते हैं। विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं को दो विस्तृत वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उद्योग एवं वाणिज्य। उद्योग से तात्पर्य वस्तु का उत्पादन अथवा प्रक्रिया से है, और वाणिज्य में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है जो वस्तु के आदान प्रदान, उनका भंडारण, वितरण को संभव बनाती है। इन दो वर्गों के आधार पर हम व्यावसायिक फर्मों को औद्योगिक उद्यम तथा वाणिज्यिक उद्यम की श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। अब हमें व्यावसायिक क्रियाओं का विस्तृत से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम उद्योग का अध्ययन कर रहे हैं। उद्योग से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन करना है। उद्योग शब्द का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिनमें यांत्रिक उपकरण एवं तकनीकी कौशल का प्रयोग होता है। इनमें वस्तुओं का उत्पादन अथवा प्रक्रिया तथा पशुओं के प्रजनन एवं पालन से संबंधित क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। व्यापक अर्थों में उद्योग का अर्थ समान वस्तुओं अथवा संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में लगी इकाइयों के समूह से है। यानी उद्योग हम किसको मानेंगे? जो किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है, निर्माण कर रहा है, वो उद्योग की श्रेणी में आएंगे। उदाहरण के लिए रुई अथवा कपास से सूती वस्त्र आदि बनाने वाली सभी इकाइयों को उद्योग कहते हैं। इन्हीं के समकक्ष बैंकिंग, बीमा आदि की सेवाएं भी उद्योग कहलाती है। जैसे बैंकिंग उद्योग, बीमा उद्योग आदि। उद्योगों को तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक या माध्यमिक, और तीसरा है तृतीयक या सेवा उद्योग। प्राथमिक उद्योग उन उद्योगों में से है जिनमें वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन एवं उत्पादन तथा पशु एवं
वनस्पति के विकास से है, यानी प्रारंभिक रूप में जो वस्तु मिल रही है उसका विकास करना ही प्राथमिक उद्योग है। इन उद्योगों को पुनः इस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। निष्कर्षण उद्योग, ये उद्योग उत्पादों को प्राकृतिक स्रोतों से निष्कर्षित करते हैं, यानी खनिज के रूप में प्राप्ति करते हैं। निष्कर्षण उद्योग आधारभूत कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, जो प्राय भूमि से प्राप्त होता है, यानी खनिज है भूमि से प्राप्त होगा, खनन के द्वारा प्राप्त होगा। इन उद्योगों के उत्पादों को दूसरे विनिर्माणी उद्योगों द्वारा बहुत सी उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। मुख्य निष्कर्षण उद्योगों में खेती करना, उत्खनन, इमारती लकड़ी, शिकार तथा मछली पकड़ना आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। मान लो इमारती लकड़ी है तो उसका क्या उपयोग करेंगे दूसरे उद्योग, उसका उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए कर सकते हैं। अन्य कोई चीज बनाने के लिए, उपकरण बनाने के लिए वो फर्नीचर या इमारती लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है जननिक उद्योग। इन उद्योगों का मुख्य कार्य पशु पक्षियों का प्रजनन एवं पालन तथा वनस्पति उगाना है, ताकि उनका उपयोग आगे विभिन्न उत्पादों के लिए किया जा सके। जननिक उद्योग में पौधों के प्रजनन के लिए बीज तथा पौधा संवर्धन नर्सरी लगाई जाती है। इसके विशेष उदाहरण हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पशु प्रजनन, फार्म, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि जननिक उद्योगों के अन्य उदाहरण हैं। जैसे मुर्गी पालन किया तो काम हमारा मुर्गी पालन का, लेकिन जो उससे उत्पाद मिल रहे हैं वो अन्य उद्योगों में काम आ सकते हैं। जैसे उससे मुर्गी से हमें अंडा मिलता है, अंडे को अन्य कई कार्यों में उपयोग लिया जा सकता है। ऐसे ही मुर्गी है, उसका मांस अन्य उद्योगों में काम में लिया जा सकता है। ऐसे ही मछली पालन है, पशुपालन है, पशुओं से अन्य प्रकार की आय हमें हो सकती है। मान लो हमने भेड़ पाल रखी है तो भेड़ से ऊन की प्राप्ति है, ऊन से हम वस्त्र बनाते हैं। तो एक ही चीज से कई प्रकार के उद्योग चल सकते हैं। द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग, हमने प्राथमिक उद्योग पढ़ा, अब है द्वितीयक उद्योग। इन उद्योगों में खनन उद्योगों द्वारा निष्कर्षित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यानी जो प्राथमिक उद्योग से प्राप्त जो माल है उसको हम कच्चे माल के रूप में द्वितीयक उद्योग में काम में लेते हैं। इन उद्योगों द्वारा निर्मित माल या तो अंतिम उपभोग के लिए उपयोग में लाया जाता है या दूसरे उद्योगों में आगे की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कच्चा लोहा है जो हमने खनन के द्वारा प्राप्त किया है, प्राथमिक उद्योग से प्राप्त हुआ है। अब उसका निर्माण हम स्टील निर्माण के लिए कर सकते हैं, जो द्वितीयक और माध्यमिक उद्योग के लिए काम में है। वैसे ही जैसे मैंने बताया कि मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन में अंडा हमारे पास प्राथमिक उद्योग में प्राप्त हुआ, उसको हम द्वितीयक उद्योग में अन्य कार्यों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। माध्यमिक उद्योग को आगे निम्न श्रेणियों में हम विभक्त कर सकते हैं। इसमें है विनिर्माण उद्योग। इन उद्योगों द्वारा कच्चे माल को प्रक्रिया में लेकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। इस प्रकार से ये प्रारूप उपयोगिता का सृजन करते हैं। ये उद्योग कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। विनिर्माणी उद्योगों को उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर निम्न 4 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। पहला है विश्लेषणात्मक उद्योग। ये उद्योग एक ही उत्पाद के विश्लेषण एवं पृथक्कीकरण के द्वारा तत्वों को उत्पादित करते हैं, जैसे तेल शोधक कारखाने हैं। कृत्रिम उद्योग, ये उद्योग विभिन्न संगठकों को एकत्रित करके प्रक्रिया द्वारा एक नए उत्पाद का रूप देते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग। अगला है प्रक्रियाई या प्रक्रमीय उद्योग। वे उद्योग जो पक्के माल के निर्माण के लिए विभिन्न क्रमिक चरणों से गुजरते हैं। उदाहरणार्थ चीनी तथा कागज उद्योग। चीनी भी सीधे रूप में हमें प्राप्त नहीं होती है, गन्ना उगाया जाता है, गन्ना उगा करके फिर उससे अलग अलग प्रकार के उत्पाद, गुड़, शक्कर, चीनी आदि प्राप्त की जाती है। समेकित उद्योग,
जो उद्योग एक नया उत्पाद तैयार करने के लिए विभिन्न पुर्जों को जोड़ते हैं वो समेकित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के पुर्जे लगे हैं, हार्ड डिस्क लगी है, आपकी रैम लगी है, आपका रोम लगा है, आपका प्रोसेसर लगा है, आपका यूपीएस उसमें काम आता है, आपका पावर सप्लाई उसमें काम में आता है, आपका मदरबोर्ड उसमें काम में आता है, हार्ड डिस्क आपके काम में आती है। इन सब को जोड़ करके कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है, तो ये समेकित उद्योग के अंतर्गत आता है। दूसरा है निर्माण उद्योग। ऐसे उद्योग भवन, बांध, पुल, सड़क, सुरंग तथा नहरों जैसे निर्माण में संलग्न रहते हैं। इन उद्योगों में अभियांत्रिक तथा वास्तुकलात्मक चातुर्य महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कोई भी व्यक्ति है वो ये नहीं कह सकता कि मैं सुरंग बना सकता हूँ, उसे उसमें योग्यता हासिल होनी आवश्यक है। तो जो इंजीनियर है वो ही ऐसा कार्य पुल बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, सुरंग बना सकते हैं, बड़े बड़े बांध बना सकते हैं, भवन बना सकते हैं। तीसरा हमारा जो उद्योग है तृतीयक या सेवा उद्योग। इस प्रकार के उद्योग प्राथमिक तथा द्वितीयक उद्योगों के सहायक सेवाएं सुलभ कराने में संलग्न होते हैं तथा व्यापारिक क्रियाकलापों को संपन्न कराते हैं। ये उद्योग सेवा सुविधा सुलभ कराते हैं। व्यवसायिक क्रियाओं में ये उद्योग वाणिज्य के सहायक अंग समझे जाते हैं, क्योंकि ये उद्योग व्यापार की सहायता करते हैं। इस वर्ग में यातायात, बैंकिंग, बीमा, माल गोदाम, दूर संचार, पैकिंग तथा विज्ञापन आदि आते हैं। अब हम मेक इन इंडिया के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। देशीय एवं बहुउद्देशीय कंपनियों को भारत में निर्माण कार्य प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की पहल की गई। मेक इन इंडिया पहल के मुख्य उद्देश्यों में अर्थव्यवस्था के 25 चयनित क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत निम्नलिखित 25 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। इन 25 क्षेत्रों के नाम हम अभी पढ़ेंगे। इनमें पहल की जा रही है कि अपने भारत से ही उद्यमी, व्यवसायी और व्यक्ति इनसे जुड़े। इन 25 क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कल पुर्जों का क्षेत्र है, विमानन विभाग है, जैव प्रौद्योगिकी है, रसायन विभाग है, विनिर्माण विभाग है, रक्षा विभाग है, विद्युत मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक तंत्र है, खाद्य प्रसंस्करण है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन है, मीडिया एवं मनोरंजन है, खनन विभाग है, तेल एवं गैस विभाग है, औषधि है, बंदरगाह एवं जहाजरानी विभाग है, रेलवे, नवीनीकरण ऊर्जा विभाग है, सड़क एवं राजमार्ग है, अंतरिक्ष एवं खगोल विज्ञान, वस्त्र एवं परिधान, तापीय शक्ति, पर्यटन एवं मेहमानद्वारी, कल्याण विभाग, चमड़ा उत्पाद विभाग है। तो आज हमने जो हमारा दूसरा टॉपिक था, दूसरा खंड था, उसमें व्यवसाय के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।